हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना। और काफ़ी बच्चों का यहाँ पे सवाल रहता है कि किस क्लास के लिए है सर ये पाठ्य योजना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आप लोग इस पाठ्य योजना को क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के लिए बना सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है बाज़ार का वर्गीकरण। बाज़ार के बारे में छोटे बच्चे से लेके थोड़े से बड़े बच्चे तक भी लोग जानकारी रखते हैं। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, आप सभी को मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताता हूँ हर पाठ्य योजना में। और ये कार्य मैं लगभग लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ। पिछले 3 सालों से लगातार मैं आप लोगों के लिए पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो हो गई, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो हो गई, यूपी टेट सी टेट के कंटेंट हो गए, आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर आप लोगों को जीके जीएस या फिर मैथ के ट्रिक देखने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं लास्ट 3 साल से आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए। आपको 100% चैनल सब्सक्राइब करने के बाद लाभ मिलेगा, 100% है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी नॉलेज देता हूँ एक बारीकी से देता हूँ, जिससे आज जैसे यहाँ पे आप लोगों के कॉलेज में पाठ्य योजना 2 तरीके से फाइल मिलती है। एक बनी बनाई फाइल मिल जाती है, एक आपको जैसे प्रिंटेड फाइल रहती है, ये लिखा रहेगा आपको, उसमें बस आपको फिल करना रहेगा। लेकिन एक फ़ाइल होती है जिसमें आपको कुछ भी सादी फाइल मिलेगी, कुछ भी लिखा नहीं रहेगा। तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे सर क्या लिखते हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए आप लोगों को बताता हूँ। बनी बनाई फाइल प्रिंटेड रहेगी तो वो तो कोई भी लिख लेगा, विद्यालय का नाम क्या लिखना है, छात्र अध्यापक का नाम क्या लिखना है, कक्षा क्या लिखनी है। लेकिन अगर फाइल प्रिंटेड नहीं है तो कैसे आप बनाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा बहादुरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। पहले पेज पे जो भी नंबर होगा आपका पाठ्य योजना का, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा उसको लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्र अध्यापक का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। लड़की है तो छात्र अध्यापिका का नाम हो जाएगा। डेट लिखना है, दिनांक, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपकी कौन सी पाठ्य योजना बनाई। कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के लिए पाठ्य योजना बना सकते हैं। वर्ग का मतलब होता है कक्षा 6 में जैसे गए हैं तो सेक्शन किस सेक्शन में गए हैं, सेक्शन ए में गए हैं, बी में गए हैं, सी में गए हैं, जिसमें जिस सेक्शन में आप जाएंगे उसके अनुसार यहाँ पे लिखिएगा। विषय अर्थशास्त्र का है। चक्र यहाँ पे लिखना होता है। चक्र का मतलब होता है कि किस पीरियड में गए हैं आप। पहले पीरियड में गए हैं, दूसरे पीरियड में गए हैं, तीसरे पीरियड में गए हैं, जैसे चौथे पीरियड में गए हैं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे आप। चक्र को ही काफ़ी कॉलेजेस में कालांश कहते हैं। कालांश और चक्र दोनों चीज़ें सेम होती है। अवधि आपको अपने अनुसार लिखना है। आपके कॉलेज वाले जितने घंटे टाइम का समय दे, 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, जो भी समय देंगे उसको यहाँ पे अपने अनुसार लिख लीजिएगा। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है बाजार का वर्गीकरण। टॉपिक हमारा है बाजार का वर्गीकरण। अब सामान्य उद्देश्य हेडिंग, पहली हेडिंग होती है, आप सभी को पता है। सामान्य उद्देश्य के सामने कुछ नहीं लिखा गया, देख लीजिए, कोई पॉइंट नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप पूर्ववत लिख दीजिएगा। सामान्य उद्देश्य के सामने पूर्ववत लिख दीजिएगा। ठीक है, पूर्ववत लिखने का मतलब ये होता है कि इसके पहले आप अर्थशास्त्र की कोई भी पाठ्य योजना बना चुके हैं तो उसमें जो सामान्य उद्देश्य लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा जाएंगी अपने आप। पूर्ववत लिखने का मतलब ये होता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई यहाँ पे। सामान्य उद्देश्य का मतलब यही होता है कि आपका जब विषय बदलेगा तब सामान्य उद्देश्य बदलेगा, क्योंकि सामान्य उद्देश्य का पॉइंट इसमें यही लिखना होता है कि आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे जब विषय नहीं चेंज हो रहा है तो दूसरी पाठ्य योजना जब बना रहे हैं अर्थशास्त्र की या तीसरी पाठ्य योजना पहले के बाद, तो वहाँ पे पूर्ववत लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। विशिष्ट उद्देश्य अब आता है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। तो इसमें आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया छात्रों में बाजार के वर्गीकरण का प्रत्यास्मरण करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को राष्ट्र के आर्थिक विकास में बाजार के वर्गीकरण के योगदान के महत्व बताने योग्य बनाना। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्रों को बाजार के प्रकारों को उदाहरण सहित अपने शब्दों में व्यक्त करने योग्य बनाना। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे क्रियात्मक। क्रियात्मक में देखिए लिखा गया छात्र बाजार से संबंधित तथ्यों का संकलन कर सकेंगे। अब आपका अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आपका जो क्लास ले रहे हैं 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का, उसके अंतर्गत आप जिन भी सामग्रियों की सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, वो सारी सामग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया बाजार के वर्गीकरण के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट। एक चार्ट बना लीजिए जिसमें बाजार के जितने भी प्रकार हैं उसको उस पर बना लीजिए, जिससे बच्चे आराम से आसानी से समझ सकें। उसके अलावा जो चाक, डस्टर, लपेट, सैम्पट, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें वो भी लिख सकते हैं वहाँ पे। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र बाजार संबंधी क्रियाओं को जानते हैं।
ठीक है। अब उनको पता चल गया है यहाँ पे, अब पूर्व ज्ञान आपको पता चल गया कि बच्चों को कितना है। अब प्रस्तावना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिए प्रस्तावना, इसको 2 कॉलम में डिवाइड करिए, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। काफ़ी जगहों पे 5 प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, जो आंसर देंगे उससे दूसरा प्रश्न फिर बनाएंगे, वो जो आंसर देंगे दूसरे प्रश्न का उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछ रहे हैं, हमें जीवन जीने के लिए किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो बच्चे बोलेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा प्रश्न है, इनको खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे हमको इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए हमारे पास धन होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसे बोलेंगे बच्चे। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा, जब हमारे पास धन होगा तो यह वस्तुएं कहाँ से खरीदी जाएंगी? बच्चे बोलेंगे बाजार से। चौथा प्रश्न फिर बात आएगा यहाँ पे, साधारण बोलचाल में बाजार को क्या मतलब, बाजार का क्या अर्थ है? तो बच्चे बोलेंगे बाजार का अर्थ यही होता है कि जहाँ पे हम सामान खरीदते और बेचते हैं। पांचवा प्रश्न फिर यहाँ पे आ जाएगा, बाजार के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है उससे? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे, यानी कि छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे छात्र अनुत्तरित होंगे, आप अपना उद्देश्य कथन तुरंत बोलिए। उद्देश्य कथन का मतलब होता है बच्चों को बताना होता है आपको कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप बताएंगे इस तरीके से, बच्चों हम बाजार के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको बाजार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे, तो इस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं आप। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। पहले यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से विकासात्मक, हम अपनी आवश्यक वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं? बच्चे बोलेंगे बाजार से। दूसरा प्रश्न, बाजार के वर्गीकरण को कितने भागों में प्रदर्शित किया कर सकते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। बाजार का वर्गीकरण स्पष्टीकरण है, बाजार के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आकार एवं क्षेत्र की दृष्टि से, दूसरा समय की दृष्टि से, तीसरा बिक्री की दृष्टि से और चौथा है प्रतियोगिता की दृष्टि से। प्रश्न है बहुत प्रश्न, बाजार वर्गीकरण के कितने भाग हैं? बच्चे बोलेंगे 4 भाग, चारों के नाम बताओ। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, तो बच्चे बोलेंगे आकार की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, बिक्री की दृष्टि से और प्रतियोगिता की दृष्टि से। तीसरा प्रश्न, आकार की दृष्टि से बाजार के विषय में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे। फिर से इसके बारे में आप बताएंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है आकार एवं क्षेत्र की दृष्टि से बाजार, स्पष्टीकरण देंगे। आकार की दृष्टि से बाजार 4 प्रकार का होता है। पहला, किसी भी वस्तु को क्रेता तथा विक्रेता किसी नगर अथवा गांव तक ही सीमित रखते हैं, उसका व्यापार का क्षेत्र स्थानीय होता है। दूसरा है, जो वस्तुएं किसी प्रांत विशेष में ही प्रचलित होती हैं उनका बाजार प्रांतीय बाजार कहलाता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट, जिन वस्तुओं के क्रेता विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं उन वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। और चौथा पॉइंट है, जिन वस्तुओं के विक्रेता पूरे विश्व में फैले होते हैं उसका बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बहुत प्रश्न फिर आता है, बाजार के किसी एक वर्गीकरण का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे समय की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, जो वस्तुएं किसी प्रांत विशेष में ही प्रचलित होती है उनका बाजार क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे प्रांतीय बाजार। अगला यहाँ पे है शिक्षण बिंदु, प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार, स्पष्टीकरण है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला, पूर्ण बाजार वह है जिसमें क्रेता विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, इनमें पूर्ण प्रतियोगिता होती है। दूसरा है अपूर्ण बाजार, में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती क्योंकि क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अब अगला यहाँ पे शिक्षण में बहुत प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे जिन वस्तुओं के क्रेता विक्रेता पूरे विश्व में फैले होते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार कितने प्रकार का होता है? बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार का, पहला पूर्ण और दूसरा अपूर्ण। अब अगला प्रश्न यहाँ पे, पूर्ण बाजार क्या कहलाता है, क्या है? बच्चे बोलेंगे इसमें क्रेता विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। सैंपट कार्य आता है। सैंपट कार्य पे जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको सैंपट पे लिख दीजिए, जिससे बच्चे कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, इंपॉर्टेंट जो भी हो। तो बाजार का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, आकार एवं क्षेत्र की दृष्टि से, दूसरा है समय की दृष्टि से, तीसरा है बिक्री की दृष्टि से और चौथा है प्रतियोगिता की दृष्टि से। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखना है, आप बाजार प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार 2 प्रकार का होता है, पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार। निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में यहाँ पे जब आप सैंपट कार्य दे देंगे तो बच्चे उस सैंपट कार्य को अपनी नोटबुक में उतारेंगे। उस समय क्या करिए, बीच बीच में आप छात्रों कक्षा में घूम के निरीक्षण कर लीजिए, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, बाजार के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है, जिन वस्तुओं के क्रेता विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं तो उसे डैश 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 बाजार कहते हैं, राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, आप सभी को पता है पूरे देश में है। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे ऑप्शनल है, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार।
लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि आता है लेसन प्लान का गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। तो यहाँ पे होमवर्क दिया गया है, सभी छात्र बाजार के वर्गीकरण विषय के में याद करके आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो के अगर आप लोगों को PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करनी है तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।